कर्नाटक में उर्दू स्कूलों पर एक बार फिर खतरा मंडरा रहा है। रियासत के महकमा तालीम ने 400 उर्दू मीडियम स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में तब्दील करने का हुक्मनामा जारी किया है। उर्दू के साथ हो रही इस नाइंसाफी के खिलाफ मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों और उर्दू टीचरों ने बेंगलुरु में राज्यसभा के रुकन डॉक्टर नासिर हुसैन से मुलाकात की। फौरी तौर पर हुक्मनामे को वापस लेने के लिए रियासती हुकूमत पर दबाव डालने का मुतालबा किया। उर्दू स्कूल फेडरेशन के सदर डॉक्टर यूसुफ असलम खान ने कहा कि रियासत में 4000 से ज्यादा उर्दू स्कूल मौजूद हैं। इनमें 400 स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम में तब्दील करने का फैसला उर्दू जुबान के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है कि उर्दू स्कूल्स में पहली जमात से 5वीं जमात तक इंग्लिश मीडियम खोला जाए और हिंदुस्तान का जो दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके तहत हमारा एक फंडामेंटल राइट है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड बच्चे को उसकी मादरी ज़बान में पढ़ाई देना चाहिए। मगर इन्होंने यहाँ पर लेकर आकर अंग्रेज़ी थोप रहे हैं बच्चों को। ये जो मैं नासिर हुसैन साहब को MP साहब को देख रहे हैं, ये उर्दू 1 to 5th उर्दू ऑलरेडी चल रहा है हमारे स्कूल में। अब 6th 7th इंग्लिश मीडियम है, उसे जाको इन्होंने पूरे तौर से इंग्लिश मीडियम करना को बोले तो उर्दू टोटली हमारा लैंग्वेज ख़त्म है। तवज्जो सरकार की ये होना चाहिए कि उर्दू मीडियम स्कूल्स का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाएं, उनको फैसिलिटीज़ दें, उनको फंड्स दें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जाके चाहे वो 5 क्लास तक हो या 7 क्लास तक हो, ये उर्दू मीडियम में। भोपाल में सोशल मीडिया पर मस्जिद और मजार को तोड़ने की खबर से सनसनी फैल गई। खबर इतनी तेजी से गश्त की कि इंतजामिया और शहर के लोगों में खलबली मच गई। भोपाल MLA आरिफ मसूद ने खबर सुनने के बाद फौरी तौर पर मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया तो सोशल मीडिया की सारी खबर झूठी निकली। वजह कि भोपाल रॉयल मार्केट नर्मदा स्वीट के पास गैरकानूनी तामीरात को लेकर इंतजामिया के जरिए इन्हदामी कार्रवाई की जा रही थी। तभी सोशल मीडिया पर इन्हदामी कार्रवाई में मस्जिद और मज़ारात को भी तोड़ने की खबर फैलाई गई। मकामी लोगों और भोपाल MLA का कहना है कि जिस जगह पर मस्जिद की बात की जा रही है, यहां पर कभी मस्जिद थी ही नहीं। जो खबरें हैं वो तो सही सलामत है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। मस्जिद के बारे में जो मुकामी हजरात हैं, इनसे भी बात करी। निगम के कर्मचारी हैं, SDM तहसीलदार साहब हैं, इन्होंने बताया कि 30-35 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, मस्जिद नहीं थी। अभी रमज़ान और कुछ टाइम से बॉम्बे स्टोर वाले के लोग आके दिन में ज़ोहर वैसे कमरे में पढ़ लिया करते थे। पहले इसमें कुछ उट्ठों का सामान भरते थे, तो मस्जिद की शक्ल नहीं थी ना मस्जिद थी। तो लिहाजा ये जो सोशल मीडिया पर चला, नहीं समझता ये कन्फ्यूज़न है। मैं 35 साल से यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ कोई मस्जिद नहीं है। यहाँ पर से बॉम्बे स्टोर के लड़के नमाज़ पढ़ने आते हैं, तो ज़ोहर असर की वो भी 5 साल 4 साल से वो भी नहीं आ रहा है, उसमें पुट्टे भरे रहते थे और कुछ नहीं। लंबे वक्त तक कोरोना पाबंदियों की वजह से वीरान रहने के बाद दिल्ली के मजहबी मकामात में रौनक लौट आई है। कोरोना की गाइडलाइन के साथ मजहबी मकामात पर कम तादाद में ही सही लोगों को जाने की इजाजत मिल गई है। कोरोना गाइडलाइन के साथ कुछ लोगों को दाखिले की इजाजत दी गई है। इस दौरान कुछ लोगों को मायूसी का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं निजामुद्दीन दरगाह पर अभी भी बंद का बोर्ड लगा हुआ है। जायरीन को दूर से ही जियारत और पेशी की इजाजत दी जा रही है। चादर और फूल बेचने वाले दुकानदारों ने हुकूमत से पूरी तरह से मजहबी मकामात को खोलने की अपील की है। दिल्ली की जामा मस्जिद को भी खोल दिया गया है, लेकिन अभी भी लोगों की तादाद कम ही देखने को मिल रही है। देखिए, जो दिल्ली सरकार की गाइडलाइन आई है, इसमें यह सफ़ा नहीं किया गया है। जैसे मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, दरगाह है, मस्जिद है, तो उसमें कोई सफ़ा बात करी जाए कि क्या है इसका मकसद खोलने का। तो जैसे श्रद्धालु होते हैं, लोग आते हैं दरगाह, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे में। देखिए ये जो इंडिया से लोग आ रहे हैं, दूर दूर से आते हैं, गेट पे खड़े हुए हैं, बाहर आ जाते हैं। जैसे अभी आज 28 तारीख है और अजमेर शरीफ को उन्होंने खोल दिया गया है, तो जो अजमेर जाते हैं पहले हज़रत निज़ामुद्दीन वाली दरगाह पर आते हैं, फिर अजमेर शरीफ जाते हैं। तो यात्री जो दूर दूर से आ रहे हैं, उनको गेट पे खड़ा होना पड़ रहा है यहाँ पर, कि वो सोच रहे थे कि यहाँ दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन खुल गई है। जब अजमेर खुली है तो ये भी दरगाह खुल गई है, तो ये दरगाह बंद पड़ी है और दिल्ली सरकार को चाहिए इसको क्लियर करना। नहीं, ऐसा नहीं है जी। हमारा तो मतलब जो ये है कि सबसे पहली चीज़ जो बीमारी मतलब जो हमारे देश में, हमारे समाज में जो है, उस हिसाब से मंदिर को कुछ टाइम के लिए ही खुलना चाहिए
और सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से मतलब जो है दर्शन करके अपना आदमी को अपना निकल जाना चाहिए। ये तो पब्लिक के ऊपर और जनता के ऊपर है कि मतलब जो उसको किस तरह से चलना है। मास्क होना चाहिए, सैनिटाइज होना चाहिए। अब जैसे कि मैं खुद लेके चल रहा हूँ बच्चों के साथ में, ये होना चाहिए। और ये है कि कुछ अगर एहतियात बरता जाए तो ये बीमारी से निपटारा पा सकते हैं। ऐसा हो रहा है कि बस माल बेच के खा लो, बस यही। दरगाह पूरे तौर से खुलना कितना ज़रूरी है जी? पूरे तौर से खुलना कोविड के तहत होगी ना, कोविड के प्रोटोकॉल के हिसाब से होगा ना। अगर कोई दरगाह खुल जाता है फिर श्रद्धालु बढ़ जाएंगे, बीमारी बढ़ने का आशंका बन जाएगा, इसी वजह से नहीं खुला जा रहा। कितना काम चल रहा है, नहीं चल रहा है? बात बिल्कुल चौपल है, सुबह से बोनी तक ना हुई। दरगाह पूरे तौर से कब से खुलेगी, क्या होगा, कैसे होगा? अभी कुछ पता नहीं है। अच्छा, हम पे तो भाई साहब बहुत फ़र्क पड़ रहा है। हमारा काम ही नहीं हो पा रहा, ज़ायरीन नहीं आ रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है, पब्लिक नहीं आ रही है, तो सारा सन्नाटा पड़ा है, पब्लिक चलती ही नहीं। ये दुकान क्यों खोले हुए हैं, क्या इससे क्या? उम्मीद तो यकीन तो है ही, कुछ तो अल्लाह देगा ही, बस इसी पे यकीन है। दूर दूर से कुछ लोग आ दूर से अभी बाहर से लोग नहीं आ पा रहे हैं, सब जो भी ज़्यादातर दिल्ली से ही हैं, सब लोकल ही है, अभी बाहर से पब्लिक नहीं आ रही है। दिल्ली सरकार की कोरोना गाइडलाइन में मिली छूट की वजह से बाज़ारों में भीड़ बढ़ गई है, लेकिन मजहबी मकामात पर अभी भी वो तमाम पाबंदियां लगी हुई हैं कि मजहबी मकामात खुलेंगे लेकिन उनमें आम लोगों का दाखिला ममनू है, यानी कि वहाँ पर आम लोग नहीं जा सकते। इस गाइडलाइन को लेकर ना सिर्फ आम लोग परेशान हैं बल्कि वो लोग भी परेशान हैं जो मजहबी मकामात से जुड़े हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस गाइडलाइन पर कैसे अमल करें। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुसलमानों को खुसूसी तौर पर 5% नहीं बल्कि दस्तूर के मुताबिक मुस्लिम तबके को जो रिजर्वेशन दस्तयाब हो रहा है इससे ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। यह कहना माहिम दरगाह ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी सुहेल खंडवानी का। मुंबई के मराठी पत्रकार संघ में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सुहेल खंडवानी ने कहा कि 5% मुस्लिम रिजर्वेशन के नाम पर मुसलमानों को धोखा दिया जा रहा है। खुसूसी तौर पर मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन नहीं मिल सकता है। मुसलमानों को रिजर्वेशन दस्तूर के मुताबिक ओबीसी और दूसरी कैटेगरी में रिजर्वेशन मिल रहा है, इसी से मुकम्मल फायदा उठाने की जरूरत है। तो इतनी रिकमेंडेशन होने के बावजूद भी जो है वो आप क्यों इस बात पे अड़े हुए हैं कि मुसलमानों को अलग से रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? मैं वापस से बोलूंगा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ। अलग से रिजर्वेशन की जो बात हो रही है उसकी बात कर। अलग से रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनली राइट नहीं है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ नहीं है तो दैट मीन्स ये खाली एक टाइम पास हो रहा है। जैसा मराठा आरक्षण के बारे में बात किया, उनको नहीं मिला। दूसरी जगह पहले भी बात की, ये रिकमेंडेशन तो कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है, बट पहली बार हम लोग यहाँ आए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करो और हमारे राइट्स हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन को दो। हम लोग जो है सेकंड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री नहीं है, हम लोग इक्वल सिटीजन है, और हमारे को जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट में मिलना चाहिए वो हमारे को दो, और ये खिलवाड़ हमारे साथ में नहीं होना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट में जो केस चली थी उसके वो केस के अंदर 50% में यानी इस्लाम को मानने वाले लोगों को अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से या उसकी वो यानी स्टेटस के हिसाब से रिजर्वेशन है क्या, इसकी कोई चर्चा हुई नहीं थी। और मेरा ये कहना है आपके माध्यम से देश के मुसलमान भाइयों को बताना चाहता हूँ, 50% रिजर्वेशन ज़्यादा होता है, 5% कम होता है। सारे 50% में हर खीमे में रिजर्वेशन का तत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के लिखित संविधान के द्वारा प्राप्त है, और 5% रिजर्वेशन एक डर्टी पॉलिटिक्स है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, गरीब जो तबका रिजर्वेशन में नहीं आता उनके लिए अभी 10% रिजर्वेशन जो है वो EWS का रिजर्वेशन का प्रावधान भी है। इस वजह से किसी चीज़ को इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना, उसी के वजह से कोई तबका पिछड़ा रहा है, उसका यानी उसके लिए कोशिश होनी चाहिए। ये दरगाह कर्नाटक का अगला चीफ मिनिस्टर कौन हो, इस सिलसिले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बहस छिड़ी हुई है। जमीर अहमद खान और कांग्रेस के चंद लीडरों ने सिद्धरमैया का नाम लिया है। दूसरी जानिब कांग्रेस की तादीबी कमेटी के चेयरमैन के रहमान खान ने इस बहस को गैर जरूरी करार दिया है। रहमान खान ने कहा है कि मीडिया में इस तरह के बयानात देना पार्टी के डिसिप्लिन के खिलाफ है। उन्होंने ऐसे लीडरों के खिलाफ कार्रवाई का भी इशारा दिया है। कांग्रेस कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी की डिसिप्लिन कमेटी मीटिंग आज मुनक़िद हुई, वर्चुअल मीटिंग हुई है, क्योंकि ये कुछ चंद दिनों से जो अखबार में जो आ रहे हैं कि चंद MLAs या अगला CM ये होगा, अगला CM वो होगा, इस तरह के बयानबाजी चल रही है। ये एक अच्छी
सोच नहीं है पार्टी के लिए। तो डिसिप्लिनरी कमेटी ने इसे सो मोटो एक्शन लेने का सो मोटो किसी को इस तरह के बयानात को डिसिप्लिनरी कमेटी फील करती है कि एक इनडिसिप्लिन है ये, तो इसलिए हमने सो मोटो लेकर इसको। महाराष्ट्र के मुस्लिम अक्सरती शहर मुंब्रा का तालीमी मेयार गुज़िश्ता कुछ बरसों से काफ़ी बढ़ता जा रहा है। यहाँ कई तलबा ने कौमी और रियासती सतह पर तालीमी रिकॉर्ड कायम किया है। तालीमी मैदान में इस इनकलाब का एक सबब यह भी है कि यहाँ अब एक से बढ़कर एक तालीमी इदारे कायम हो रहे हैं। साथ ही दारुर रहमत जैसी कई तंजीमें हैं जो खालिस एजुकेशन पर काम कर रही हैं। तालीमी मैदान में एक कदम और बढ़ाते हुए इस ट्रस्ट ने मुंब्रा में अब CBSE स्कूल तामीर कायम किया है, जिसका इफ्तिताह मकामी MLA और रियासत के हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र ओहाड़ के हाथों अमल में आया। आज यहाँ पर ऐसा था कि ये हमारी CBSE स्कूल की बिल्डिंग यहाँ पर मुकम्मल हो गई और इसका इनॉग्रेशन आज रखा गया था, जिसका उद्घाटन हमारे हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र ओहाड़ साहब ने किया। और ये स्कूल बस इंशाल्लाह मुंब्रा कौसा के लिए भाई से बरकत होगा, भाई से रहमत होगा। अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह इसमें अच्छे बच्चे पढ़े, तालीम हासिल करें और दीन और दुनिया में कामयाबी हासिल करें। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 1986 से DRT का एक ही मकसद रहा है कि मुस्लिम बच्चों को और अच्छा एजुकेशन देना। जिस वक्त यहाँ सिर्फ म्यूनसिपलिटी की स्कूलें थी, दारुल रहमत ट्रस्ट ने अब्दुल्ला पटेल स्कूल के नाम से एक इदारा शुरू किया, जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप देखेंगे पिछले कई सालों से उसका 100% रिजल्ट है। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल खुले और बहुत अच्छा एजुकेशन अब मुंब्रा का हुआ, लेकिन मुंब्रा को और हायर एजुकेशन की जब ज़रूरत महसूस हुई तो DRT ने अपना एक कदम और CBSE बोर्ड की तरफ बढ़ाया। सर मुझे ये CBSE स्कूल खुलने से मुंब्रा में इतना बच्चों का फ़ायदा होगा। जो बच्चे डोंबिवली, थाना, कल्याण, वाशी जाते थे, तो आज बच्चे लोग को एकदम नज़दीक के नज़दीक उनको CBSE स्कूल मिल गई और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा मुंब्रा के बच्चों के लिए और इनका फ्यूचर। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम को और तेज करने और आवाम को रियायत देने को लेकर वुज़रा ग्रुप की मीटिंग का इनेकाद किया गया। भोपाल मंत्रालय में वज़ीर आला शिवराज सिंह की सदारत मुनक्किदा वुज़रा ग्रुप की मीटिंग रियासत में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाए जाने पर जहां मुबारकबाद पेश की गई, वहीं 1 जुलाई से 3 जुलाई तक कोरोना टीकाकारी का महाअभियान फिर से शुरू किए जाने को लेकर गौर किया गया। मीटिंग में मुकाबला जाती इम्तिहानात की कोचिंग को शुरू करने को लेकर फैकल्टी और तलबा को वैक्सीन लगाने के लिए खुसूसी मुहिम चलाने पर भी गौर किया गया। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में वैक्सीनेशन के मंत्री समूह की बैठक हुई। ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमने वैक्सीनेशन को लेकर रिकॉर्ड बनाया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वैक्सीन का मुफ्त का जो उपहार हमें दिया है उसको मध्य प्रदेश में भोपाल गैस सानिया के 37 साल बाद जहां गैस मुतासरीन के जख्म अभी भी हरे हैं, वहीं गैस सानिया की याद में भोपाल में मेमोरियल कायम करने को लेकर सियासत शुरू हो गई। हुकूमत ने हादसे के 37 साल बाद जहां मेमोरियल बनाने का ऐलान किया है, वहीं गैस मुतासरीन ने हुकूमत के फैसले पर तनकीद करते हुए पहले यूनियन कार्बाइड कारखाना कैंपस में पड़े हजारों टन केमिकल कचरे को हटाने का मुतालबा किया है। देखिए, हमने निश्चित किया है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देश पर कि यूनियन कार्बाइड का वो परिसर जो विगत 36-37 वर्षों से बदहाल स्थिति में है, खंडहर बना हुआ है, वहाँ पर रोजगारोन्मुखी एक हम मेमोरियल बनाना चाहते हैं। सैकड़ों एकड़ ज़मीन, बेशकीमती ज़मीन जिस पर गैस पीड़ितों को रोज़गार मिल सकता है, जो पूरी दुनिया को औद्योगिक विकास के अनुशासन का पाठ पढ़ा सकता है, ऐसा हम मेमोरियल बना रहे हैं। हम ये
जानना चाहते हैं कि मेमोरियल बनाने की इतनी जल्दी क्यों की जा रही है। जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से एक कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक असेसमेंट नहीं हो जाता जो ये हमें बता सके कि कौन सा केमिकल कितनी दूरी और कितनी गहराई पर है, तब तक ये कारखाना सही रूप से साफ नहीं हो सकता। एक कमरे में पड़े हुए झाड़ू से इकट्ठा किए हुए 337 मीट्रिक टन के कचरे को बोल देना कि ये पूरा कचरा है और इसके बाद फैक्ट्री साफ हो जाएगी, ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह से गलत है। गैस राहत मंत्री भोपाल के गैस पीड़ितों के साथ हैं या कंपनियों के साथ हैं? अगर भोपाल के गैस राहत मंत्री को जरा सी भी भोपाल के लोगों की फिक्र है तो इस फैसले को बिल्कुल निरस्त करें और पहले कंपनियों से यूनियन कार्बाइड से पैसा ले। यहाँ की पूरी सफाई कहाँ है? पूरा कचरा जो बस्तियों के आसपास भरा हुआ पड़ा है। ये 48 बस्तियों का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि 48 बस्तियों का पानी जहरीला हुआ है यूनियन कार्बाइड के कचरे की वजह से। तो गैस राहत मंत्री जी को आगे बढ़ेंगे। गुज़िश्ता रोज जम्मू एयरबेस पर हुए ड्रोन हमला पूरी तरह से मोदी हुकूमत की नाकामी है, ये कहना है MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का। असद ने कहा कि माहिरीन का कहना है कि ड्रोन चीनी या अमरीकी साख्त का है। असद ने कहा यह हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों की स्ट्रेटेजिक नाकामी है और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ड्रोन आता है, ये ड्रोन इतना लंबा डिस्टेंस जो कवर किया है, या तो अमेरिकन ड्रोन है या चाइनीज ड्रोन है। अभी मोदी जी फिर वही झूला झुलाने की बात करेंगे या फिर इस तरह कमजोरी दिखाएंगे? ये तो पुलवामा की तरह हमला हुआ है जम्मू के एयरपोर्ट के ऊपर। इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार के ऊपर आती है, मोदी सरकार पर आती है। क्या बातचीत कर रही है सरकार? ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने बातचीत करवाई भारत की और पाकिस्तान की, ये बातचीत करवाई कि हमारे जम्मू पे हमला हो जाए। क्या मजाक हो रहा है वहां पर? इसका जवाब देगी नहीं देगी सरकार, या फिर मोदी सरकार जैसा चीन को जवाब नहीं दे पा रही है, सिर्फ पुकारती है लद्दाख में, इसका भी जवाब देगी नहीं। जिस तरह पुलवामा में जवाब दिया, इसका जवाब देना चाहिए। ये ड्रोन इतना लंबा सफर करके आया कैसा यहाँ पर? और पूरे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं या तो अमेरिकन या चाइनीज हैं, मालूम करना चाहिए कैसे आया वहां पर। मेरठ जिला जेल में ताराचंद नाम के एक कैदी के मजहब तब्दील करने का मामला सामने आने के बाद हिंदू तंजीमों ने थाने पर हंगामा किया और जेल में मजहब तब्दीली मामले की जांच करके कार्रवाई का दबाव बनाया है। अपने बीवी के आशिक के कत्ल मामले में गुज़िश्ता 3 साल से ज्यादा वक्त से मेरठ जिला जेल में बंद कैदी ताराचंद पर गांव वालों और हिंदू तंजीम से जुड़े लोगों का इल्जाम है कि जेल में ताराचंद का मजहब तब्दील करवाया गया है और अब पैरोल पर रिहा होने के बाद ताराचंद गांव के लोगों को भी बहका रहा है। वहीं ताराचंद का कहना है कि उसने किसी दबाव में आकर इस्लाम कबूल नहीं किया और अपनी मर्जी से नमाज पढ़ना और दाढ़ी रखना शुरू किया है, लेकिन गांव के कुछ लोगों और हिंदू तंजीम से जुड़े लोगों ने उसे मुद्दा बनाकर हंगामा बर्पा कर दिया है। ताराचंद का कहना है कि हिंदू मजहबी तंजीम से जुड़े लोगों के हंगामा करने के बाद पुलिस की मौजूदगी में उसकी दाढ़ी कटवाई गई और धमकाया गया। मैं जेल से आ गया जी। जेल से आने के बाद मेरी दाढ़ी बड़ी हुई थी। कुछ लोगों ने, एक दुष्यंत तोमर है वो जिला पंचायत का अध्यक्ष बना, उसके बावजूद वो कुछ लोग लेकर आया है कि 300 आदमी होंगे जो मेरे पे आकर चढ़ाई करी है। मेरे पे 76 मेरे पे मारपीट करने का भी वो तैयार थे। इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ तो एक काम दाढ़ी कटवा लिया। शुक्र मैं पुलिस वाले आगे चौकी में ले गए। चौकी में ले जाने के बाद अधिकारियों ने कहा कि ठीक है तुम ईमान में इस्लाम कबूल कर लिया, भाई ठीक है तुम अपने कागज पत्र दिखाओ। हमने आधार कार्ड, लाइसेंस और जो हमारा वो सब दिखाया। उसके बावजूद उन्होंने कहा तुम्हारा इसमें कोई नाम नहीं है, आधार कार्ड तुम्हारा कोई बदलाव नहीं है। मैंने सही है जी। उसके बावजूद मैं बड़े अधिकारी ने कहा दाढ़ी को हल्की करवा लो। दाढ़ी हल्की कर दी उन्होंने। इसलिए ना इसके बावजूद मुझे धमकी मिल रही है बार बार, अगर दाढ़ी बढ़ाई तो कहते हैं हम क्या इल्जाम करेंगे। नंबर 1 तो ये कि जेल के अंदर धर्मांतरण जैसी इतनी बड़ी घटना कैसे होगी, इसमें शासन प्रशासन को थोड़ा ध्यान में आना चाहिए। और मेरा जेल के अधिकारियों से भी और शासन प्रशासन के लोगों से भी ये निवेदन भी है और उनसे कहना भी चाहता हूँ कि इस पर एक बार गहराई से संज्ञानता लेकर के उसे देखें कि ऐसा कैसा हो रहा है कि जेल के अंदर भी धर्म परिवर्तन हो रहा है।
दूसरी शिकायत जो हमने की है, उसने गांव के अंदर भी 2-3 लोगों से इस प्रकार का संपर्क किया, यानी कि ये एक पूरा गिरोह है और गिरोह का मुखिया वो उस्मान जो अंदर जेल के अंदर 302 का मुलजिम है, वो बंद है। इसके साथ साथ उस्मान के बाद उसने हमें किसी वकील का नाम भी बताया, मुझे वकील का पूरा नाम ध्यान में नहीं है, और बाहर के 3-4 लोग भी इसमें मदद कर रहे हैं। तो मेरा कहना प्रशासन से ये है कि इसका जल्दी जल्दी खुलासा होना चाहिए और ऐसे लोगों पर कड़ी। कोरोना वबा के कहर से गुज़िश्ता 1.5 साल से रोजगार और कारोबार ही नहीं बल्कि तालीम भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। खासतौर पर मदरसा तलबा के लिए मदारिस और लाइब्रेरी के दरवाजे बंद होने से तालीम का सिलसिला थम सा गया है। तलबा के लिए निसाब और दीनी किताबों की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के मकसद से आज मेरठ में मदारिस कुतुबखानों में इल्मी ज़ख़ीरे का तहफ़्फ़ुज़ के उन्वान से एक कौमी वेबिनार का इनेकाद किया गया। मदरसा दारुल उलूम शाही जामा मस्जिद के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा इस वेबिनार में मदरसा तलबा और असातिज़ा के अलावा लाइब्रेरी साइंस के माहिरीन ने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए शिरकत की और इंटरनेट पर मौजूद डिजिटल लाइब्रेरी में दस्तयाब लाखों किताबों के ज़ख़ीरे से इस्तेफ़ादा करने से मुतालिक जानकारी फराहम कराई। 1.5 साल से जो कोविड-19 पेंडेमिक के चलते तमाम मदारिस, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस बंद हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से क्लासेस ली जा रही हैं, लाइब्रेरीज़ के दरवाज़े बंद हैं। अब मसला ये है कि लाइब्रेरी की सर्विसेज को इस कोविड-19 पेंडेमिक में किस तरह से बच्चों तक पहुंचाया जा सकता है, इसके हवाले से मदरसा दारुल उलूम जामा मस्जिद मेरठ की जानिब से ये प्रोग्राम मुनाक़िद किया गया और इसका ख़ास मकसद यही था कि ट्रेडिशनल लाइब्रेरी सर्विसेज के अलावा हम किस तरह से मदरसे के तलबा को उनके घर तक डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में जितनी भी मदरसे। गाजियाबाद के लोनी इलाके में बड़ी बेरहमी से कत्ल की वारदात अंजाम दी गई। बदमाशों ने 4 लोगों पर फायरिंग की, जिनमें से 3 अफराद की मौत हो गई और एक शख्स अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बदमाश बेखौफ होते जा रहे हैं। गाजियाबाद में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला लोनी इलाके का है, जहां कत्ल की वारदात अंजाम दी गई और हमलावरों ने एक ही खानदान के 4 अफराद पर गोलियां बरसाईं। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद हलाक जबकि 1 जख्मी हो गया है। एक परिवार में रात्रि में 4 सदस्यों को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई और जिसमें से अभी 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और 1 महिला घायल है जिनका उपचार चल रहा है। घटनास्थल का हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड यहाँ मौके पर मौजूद है। घटना के कारणों की जानकारी की जा रही है। जो घायल हैं उनका इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है और हमारी थाना लोनी सर्कल की 3 टीमें इसमें अलग अलग पहलुओं पर इस समय वर्तमान में जांच कर रही हैं। हमलावरों ने कपड़े के ताजिर रईसुद्दीन, उनकी अहलिया और 2 बेटों पर फायरिंग की, जिसमें रईसुद्दीन और उनके 2 बेटों की मौत हो गई जबकि जख्मी अहलिया की हालत नाजुक है। महलूकीन में 65 साल के रईसुद्दीन, 28 साल के अजहरुद्दीन और 24 साल के इमरान शामिल हैं। रईसुद्दीन की अहलिया फातिमा अस्पताल में जेर इलाज हैं। ऐसा फैड की आवाज़ हुई, ऐसी आवाज़ आई जैसे बाप मुझे बुला रहा हो। हम सामने ही रहते हैं जी। अब जैसे भगे भगे आए, वो मेरी मम्मी ने दरवाजा खोला, इतने बदमाश भग गए। एक भाई मेरा वहाँ पड़ा था, एक भाई मेरा वहाँ पड़ा था, मेरे पापा वहाँ पड़े जी। इस वारदात को अंजाम देने का मकसद क्या था, इस बारे में पुलिस तफ्तीश कर रही है। लूट के अलावा दीगर पहलुओं से भी जांच की जा रही है। इस समय गाजियाबाद के थाना लोनी क्षेत्र के टोली मोहल्ले में मौजूद है। इस समय में एक घर में मौजूद है जहां पर देर रात खूनी खेल खेला गया है। तस्वीरों की अगर हम बात करें तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ खून पड़ा हुआ है। 2 जने यहाँ सो रहे थे जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक परिवार में 3 लोगों को गोली मारी गई है और बदमाश किस रास्ते से घुसे, कैसे घुसे, ये जांच का विषय बना हुआ है और पुलिस अपनी जांच कर रही है। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे थे। रोहित सिंह, न्यूज़ 18।
नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन किन इलाकों में हैं। आप देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।